नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ओशनोग्राफी पार्ट 5 में आज हम लोग ज्वार भाटा को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले ज्वार भाटा होता क्या है। महासागरीय गतियों, लहरें, तरंगे, धाराएं एवं ज्वार भाटा में ज्वार भाटा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इससे सागर तली तक का जल प्रभावित होता है। मतलब इसमें पूरे सागर का जल मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों तथा पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखिएगा, बीच में डाल देता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और हम लोग सूर्य और चंद्रमा के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सही है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल पड़ा हुआ है तो उसको आप जानेंगे कि ये भी सही है। के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार टाइड क्या है? सागरीय जल का ऊपर उठकर तट की ओर आगे बढ़ना ही ज्वार है। इससे निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार, हाई टाइड कहते हैं। भाटा यानी एब, सागरीय जल का नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटना एब कहलाता है। इससे निर्मित निम्न जल तल को निम्न ज्वार, लो टाइड कहते हैं। पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है, यानी सूर्य से ज्यादा जो ज्वार है वह चंद्रमा का हाथ होता है इसमें। इस प्रकार ज्वारों की उत्पत्ति एवं संचलन का महत्वपूर्ण कारण सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसमें चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा बहुत छोटा होने के बाद भी पृथ्वी के निकट होने के कारण, पृथ्वी के कितने निकट है आप इतने से बस समझ लीजिए कि सूर्य लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो चंद्रमा वही लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर पे है। तो इसलिए चंद्रमा का क्या गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य की अपेक्षा अधिक है, यानी ज्वार के उत्पत्ति में चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहता है सूर्य की अपेक्षा। सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वार उत्पादक बल का अनुपात 5:11 है। 5 यानी कि सूर्य 5 तो 11 चंद्रमा का योगदान होता है, या इसी को चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा 2.17 गुना। अभी पीजीटी में मैं पढ़ रहा था, यूपी पीजीटी में, तो इसके जगह पर जो आंसर माना है उसको 2.20, आप 5 से 11 को भाग दे देंगे तो आप देखेंगे कि 2.20 आ जाएगा इसका। लेकिन अभी राजस्थान का पेपर देखे तो उसमें देख रहे हैं कि 2.17, नेट के पेपर में भी 2.17, विभिन्न किताबों में भी देख रहा हूं तो 2.17। तो इसलिए इसको रखा। यदि ये नहीं रहता है तो 2.2 को टिक करेंगे, यदि ये रहता है तो इसी को सही मानेंगे। अधिक ज्वार उत्पादक बल लगाता है। चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के धरातल पर उस बिंदु पर अधिकतम होता है जो चंद्रमा के सर्वाधिक निकट है, अर्थात दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण चर है, यानी कि जो जितना दूर रहेगा उस पर ज्वार उत्पादक बल उतना ही कम लगेगा। जैसे चंद्रमा के सामने वाले हिस्से पर ज्वार ज्यादा ऊंचा उठता है और ठीक उसके अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पृथ्वी का काम करता है, तो पीछे भी ज्वार उत्पन्न होता है, लेकिन वह उतना ऊंचा नहीं होता है। ज्वार भाटा के समय को देख लेते हैं। सामान्यतः 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। एक चंद्र ज्वार से दूसरे चंद्र ज्वार के बीच अंतर कितने का होता है? 24 घंटे 52 मिनट में होता है। मैं अभी आपको बताया 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। इसको जनरली आप याद रखिए, लेकिन वास्तव में क्या होता है? चंद्र ज्वार मतलब दैनिक ज्वार समझ लीजिए। आज जिस स्थान पर ज्वार आया है अगले 24 घंटे पर उसी स्थान पर ज्वार नहीं आता। इसको मैं अभी आगे आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। वह 52 मिनट लेट वहां पे आता है। 2 ज्वारों के बीच समय का अंतर, आप जानते हैं प्रत्येक स्थान पे 2 बार ज्वार आता है, तो 12 घंटे 26 मिनट का अंतर रहता है दोनों ज्वारों के बीच में। प्रत्येक स्थान पर ज्वार आता है 12 घंटे 26 मिनट बाद। उसी को थोड़ा सा घुमा करके यहाँ मैं बताने का प्रयास किया हूँ। 12 घंटे 26 मिनट बाद प्रत्येक स्थान पर ज्वार आता है। जरूरी नहीं है कि हर स्थान पे आपका 2 बार ज्वार आए, कहीं कहीं तो 4 बार ज्वार आता है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया यह है कि हर स्थान पर 2 बार ज्वार आता है। सामान्यतः दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार के मध्य का अंतराल, यानी स्प्रिंग टाइड और ये कह रहा है नीप टाइड के मध्य का अंतराल कितना होता है? 7 दिन का होगा। इसको याद रखिएगा। मतलब दीर्घ ज्वार
और लघु ज्वार के बीच में जो अंतराल होता है वो 7 दिन का है। ये भी अभी आपको आगे डायग्राम या फिगर जो भी कहिए उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यह पृथ्वी है, यह पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। इसी तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ उसी डायरेक्शन में परिक्रमा करता है। तो आप देखेंगे कि ए स्थिति, पहला दिन यदि मान लेते हैं आज का दिन, ए स्थिति में यहाँ पी पॉइंट पर ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक लग रहा है। ये चंद्रमा के ठीक सामने है, तो यहाँ पर ज़्यादा ज्वार उत्पादक बल लग रहा है। अब पृथ्वी घूम रही है, 24 घंटे बाद ये घूमते घूमते किस स्थान पे आएगी? पी स्थान पे आएगी। लेकिन आप जान रहे हैं कि चंद्रमा भी इसके आगे घूम रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, तो यह कुछ आगे बढ़ के यहाँ पहुँच जाएगा। अगले 24 घंटे में जब यह स्थान इसके सामने आएगा तो चंद्रमा का ज्वार वाला जो हिस्सा है बी पॉइंट पे चला जाएगा दूसरा दिन, और कहाँ पे बल लगाएगा? क्यू पॉइंट पे रहेगा। तो पी वाले स्थान को क्यू वाले जगह पे जाने में इसको 52 मिनट का समय ज़्यादा लगेगा। इसीलिए जो है प्रत्येक स्थान पर ज्वार 24 घंटे में न आकर 24 घंटे 52 मिनट पे आता है। और अर्ध दैनिक ज्वार जो होता है, आप देखेंगे इधर जब ये चंद्रमा आएगा, ये वाला हिस्सा जब चंद्रमा के सामने आएगा तो वह 12 घंटा 26 मिनट लेट आता है। तो इसको याद रखेंगे। अभी और भी डायग्राम से जिसके माध्यम से यदि क्लियर नहीं होता आगे क्लियर हो जाएगा। ज्वार भाटा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पहला है दीर्घ या बसंत ज्वार, स्प्रिंग टाइड इसको कहते हैं। सिजिगी, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की तीनों एक सीध में होते हैं। 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में जब रहेंगे तो इस पोजीशन को हम सिजिगी कहते हैं। देखिए ये है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, और इधर चंद्रमा हो सकता है या इधर चंद्रमा हो सकता है। एक सीधी रेखा में रहेंगे तो इस पोजीशन को हम सिजिगी कहते हैं। सिजिगी भी 2 प्रकार का होता है, एक युति कंजंक्शन होता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी क्रम से एक सीध में, यानी अमावस्या के दिन ये स्थिति आती है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी, देखिए यहाँ पे देखिए सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर पृथ्वी, इस पोजीशन को हम युति कहते हैं। और दूसरा जो है वियुति, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, यह पूर्णिमा को बनती है। उसकी स्थिति देख लीजिए, सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है, और यहाँ पे चंद्रमा अपोजिट साइड में चला गया, बीच में पृथ्वी है। तो इस अवस्था को हम लोग वियुति यानी अपोजिशन पोजीशन कहते हैं इसका। तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी की स्थिति है। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन आती है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। इसको भी याद रखेंगे। दीर्घ या बसंत ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या को उत्पन्न होते हैं। ये कब दीर्घ या स्प्रिंग टाइड कब आते हैं? तो ये पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन आते हैं। यह एक अर्धमासिक घटना है, यानी आधे महीने 15 दिन में एक बार यह घटित होता है, जो महीने में 2 बार होती है। परीक्षाओं में दे देता है कि यह एक ऐसी घटना है जो मासिक है, मासिक नहीं है, अर्धमासिक है। महीने में 2 बार यह घटना घटेगी। जैसे देख लीजिए, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, और ये पृथ्वी है, और ये भी चंद्रमा है। ये सिजिगी का पोजीशन आपको मैं पीछे बताया था तो उसमें दिखाया था, यह पोजीशन सिजिगी की पोजीशन है। अब इसमें देखिए, यह जो पोजीशन है, सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है, तो इसको बोलते हैं कंजंक्शन। ये पीछे बताया इस पोजीशन को। दूसरी परिस्थिति जो बनती है वो ये बनती है, सूर्य है, पृथ्वी और चंद्रमा, इसको वियुति अपोजिशन बोलते हैं। तो ये भी मैं बता दिया। तो वियुति और युति दोनों परिस्थितियों में क्या होगा? दीर्घ ज्वार आएगा, स्प्रिंग टाइड आता है। वियुति वाले में पूर्णिमा के दिन आता है, और युति वाले दिन स्प्रिंग टाइड जो है वो आपका अमावस्या के दिन आता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। इसका ध्यान रखिएगा, जिस दिन चंद्रमा को पूरा चमकता चाहिए उसी दिन चंद्र ग्रहण लग जाता है। उसके बाद से आप देखेंगे कि जैसे पृथ्वी घूम रही है उसी डायरेक्शन में चंद्रमा भी घूमते हुए और पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जब यह 90 डिग्री पर आता है सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा, तो इसको फर्स्ट क्वार्टर पोजीशन कहते हैं। उसके बाद से आगे बढ़ करके ये थर्ड क्वार्टर पोजीशन, ये देखिए पूरा चक्कर लगा रहा है, फर्स्ट क्वार्टर, और यहाँ पे सेकेंड होगा, फिर ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड क्वार्टर में इन दोनों में, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर वाली पोजीशन में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस स्थिति में नीप टाइड लघु ज्वार आता है, यानी कि यहाँ से भी देखेंगे ऐसे
सूर्य से पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री, सूर्य से पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री, मतलब समकोणी की स्थिति जब रहेगी तो इस स्थिति में नीप टाइड आता है। नीप टाइड मतलब होता है जहाँ लघु ज्वार है वो और नीचे आता है और उसकी नीचाई ज़्यादा हो जाती है। कारण यह है कि इधर चंद्रमा इधर बल लगाता है और अपोजिट दिशा में सूर्य लगाता है। इस स्थिति में भी यदि आप देखेंगे तो ज्वार जो होता है टाइड, यह ऊंचा किधर रहता है, चंद्रमा की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ज्वार रहेगा और सूर्य की तरफ थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि आपको मैं बता दिया कि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल नज़दीक होने के कारण ज़्यादा लगता है। लघु ज्वार क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की समकोणी की स्थिति, यही मैं बता रहा था, के कारण सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारोत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। लघु ज्वार जितना भी आप देखते हैं, सामान्य जो लघु ज्वार होता है उससे यह नीचे चला जाता है। यही पोजीशन में बता रहा था कि समकोणी की स्थिति देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसी को उधर भी बता रहा था। अब यहाँ मैटर आ गया तो उसके साथ समझिए, सूर्य, पृथ्वी और ये थर्ड क्वार्टर में। ये भी प्रश्न बन सकता है कि नीप टाइड कब आता है? फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में आता है। इसको ध्यान में रखेंगे, क्वार्टर जो लोग पीते होंगे वो अच्छी तरह से इसको याद रख लेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में नीप टाइड आता है, लघु ज्वार आता है। लघु ज्वार प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी, इसी को अर्धचंद्र का समय कहते हैं, आता है। जब चंद्रमा आधा चमकता है तो अर्धचंद्र होता है। यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों के समय सप्तमी या अष्टमी को अर्धचंद्र होता है। इसी समय क्या आता है? नीप टाइड आता है। चंद्रमा की प्रथम चतुर्थांश एवं तृतीय चतुर्थांश प्रावस्थाओं में लघु ज्वार आता है। यही मैं आपको बताया फिगर से यहाँ पे कि लघु ज्वार कब आता है। तो इन दोनों चतुर्थांशों में लघु ज्वार आता है। देखिए जब ये अमावस्या हो गया तो यहाँ से आपका देखेंगे शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा और ये लगभग 14-15 दिन चलेगा। उसके बाद से प्रतिपदा आ जाता है, पूर्णिमा हो जाता है, फिर प्रतिपदा से आगे बढ़ते हुए इधर आगे कृष्ण पक्ष अब चल रहा है। आते आते इधर अमावस्या आ जाता है। यहाँ पे चंद्रमा एकदम दिखाई नहीं देता है, फिर चंद्रमा धीरे धीरे दिखाई देना शुरू करता है, आगे बढ़ता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। अपभू तथा उपभू ज्वार, अपोजियन एंड पेरिजियन टाइड, इसको याद रखिएगा। हम लोग वो ज्वार तो जानते थे, इसको हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। जब मुझे वीडियो बनाना पड़ा या क्वेश्चन का पैटर्न देखा तो मैंने देखा कि इससे भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पेरेजी, चंद्रमा व पृथ्वी की नज़दीक की स्थिति में कितना नज़दीक होता है पेरेजी में? तो लगभग 3,63,000 किलोमीटर दूरी पर चंद्रमा पेरिजी स्थिति में होता है। और अपोजी स्थिति में कितना होता है? तो 4,05,500 किलोमीटर लगभग दूरी पे होता है अपोजी में। तो पेरिजी जो होता है चंद्रमा और पृथ्वी की सबसे नज़दीक स्थितियाँ होती हैं। ज्वारोत्पादक बल सर्वाधिक, सामान्य से 15 से 20% बड़ा ज्वार आता है इस दिन पेरिजियन पोजीशन में। और अपोजी की स्थिति में ज्वारोत्पादक बल न्यूनतम, सामान्य से भी 20% छोटा ज्वार होता है इस समय। चंद्रमा की पृथ्वी से समीपस्थ स्थिति में उपभू ज्वार, पेरिजियन टाइड कहते हैं। यानी कि जब पेरेजी वाली स्थिति रहेगी उस समय जो ज्वार आता है उसको उपभू ज्वार या पेरेजियन टाइड, पेरेजियन टाइड ही याद रखिएगा, उपभू ज्वार के चक्कर में फंस जाएंगे आप। तो पेरेजियन टाइड आता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरस्थ स्थिति में, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब सर्वाधिक दूरी होती है उस समय जो ज्वार आता है उसे अपोजियन टाइड कहा जाता है। पेरिजी की स्थिति में अपोजी के सापेक्ष सागरों में 12% ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। यहाँ 15-20% छोटा। अब दोनों का अगर जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ये भी परीक्षाओं में आया हुआ है, तो यह 12% ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है पेरिजी की स्थिति में, जब निकटतम होता है पृथ्वी के चंद्रमा तो। और अपोजी में क्या होता है, इसके सापेक्ष इसमें 12% ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिलता है। दैनिक ज्वार क्या होता है? किसी स्थान पर एक दिन में आने वाले एक ज्वार तथा एक भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। इन ज्वारों में 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। ये 52 मिनट का अंतर क्यों होता है ये मैं पीछे आपको समझा दिया कि चंद्रमा भी आपका चक्कर लगाते रहता है पृथ्वी का,
तो जब 24 घंटे में पृथ्वी अपने स्थान पर आती है तब तक चंद्रमा कुछ आगे चला जाता है, तो फिर उससे सीध जाने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय पृथ्वी को लगता है। तो इसीलिए ऐसा होता है। ऐसा चंद्रमा के झुकाव के कारण घटित होता है। अर्धदैनिक ज्वार सेमीडर्नल टाइड, किसी स्थान पर प्रत्येक दिन 2 बार आने वाले ज्वार को अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। दोनों ज्वार तथा भाटा की ऊंचाई एवं निचाई क्रमशः समान रहती हैं। जितना ऊंचा ज्वार उठता है रोज उतना ही ऊंचा ज्वार उठेगा, और भाटा जितना नीचे रहता है उतना ही नीचे रहेगा। इस परिस्थिति में मिश्रित ज्वार, इसी अर्धदैनिक ज्वार में असमानता को प्रकट करने की स्थिति को मिश्रित ज्वार कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो 2 बार ज्वार आ रहा है वहाँ 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, कभी ऊंचा आएगा कभी नीचा आएगा, एक समानता देखने को नहीं मिलता है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार और भाटा आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। न्यूटन ने वर्ष 1687 में चांद और सूर्य के ज्वार भाटा पैदा करने वाले बल की पहली बार तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की थी। करने 2 जगह हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। किसी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार, हाई एंड लो टाइड, बृहद और उस टाइड की बात नहीं कर रहा है, नीप टाइड की, मतलब स्प्रिंग और नीप टाइड की बात नहीं कर रहा है। उच्च और निम्न ज्वार, हाई एंड लो टाइड की बात कर रहा है कि 2 चक्र को पूर्ण करने के लिए 24 घंटे से अधिक समयावधि की आवश्यकता होती है। फंडी की खाड़ी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। फंडी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा, फंडी खाड़ी है कहाँ भाई? देखिए यूएसए है और ये कनाडा है, तो कनाडा में से ही ये यहाँ पे है फंडी की खाड़ी। यहाँ पे आपको दिखा दिए, यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ईगर ज्वारी भित्ति का संबंध ट्रेंट नदी से है, ये भी क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट मैं उसको यहाँ पे दे दिया हूँ। ईगर ज्वारी भित्ति कहाँ आती है, किससे संबंधित है? तो ट्रेंट नदी से संबंधित है। उच्च ज्वार भाटा के कारण लगभग पानी की एक दीवार की तरह नदी के मुख में समुद्र के पानी के झोंके को ज्वारीय भित्ति, देखिए ज्वारी भित्ति यहाँ पे है ना, उसी की बात कर रहे हैं, ज्वारी भित्ति कहा जाता है। ये भी प्रश्न आया है, टाइडल बोर क्या होता है? तो नदी के मुख में एक दीवार की तरह समुद्र का पानी, ज्वार भाटा का पानी आ जाता है। अपसौर, अपहेलियन तथा उपसौर पेरिहेलियन की स्थिति क्रमशः 4 जुलाई एवं 3 जनवरी को होती है। देखिए पीला से लिखा हूँ, अपहेलियन यानी दूरस्थ स्थिति है सूर्य की पृथ्वी से, 4 जुलाई को सबसे दूर रहता है सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा। और पेरिहेलियन में 3 जनवरी को ये ग्रीन से है, 3 जनवरी को ये स्थिति आती है। इस दिन सूर्य जो होता है पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है। तो सबसे दूर कितने किलोमीटर पे होता है? तो लगभग ये मान लीजिए कि 14.7 करोड़ किलोमीटर ये नज़दीकी स्थिति में होता है उपसौर वाले पेरिहेलियन में। और जो दूरस्थ स्थिति है उसमें आप देखेंगे तो 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। औसत दूरी यदि पृथ्वी और सूर्य की देखेंगे तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। महत्वपूर्ण तथ्य में ही भूमि से समुद्र तक बेलांचल सही क्रम है। इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह पेज बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको किताबों में पढ़ते समय नहीं मिलेगा, किसी न किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तभी मिलेगा और वो आप भूल जाते हैं। इसलिए ये जो देने जा रहा हूँ यह क्वेश्चन बार बार आता है और यह अधिकांश लोगों का गलत हो जाता है। तो इसको देखिए, भूमि से समुद्र तक बेलांचल सही क्रम है, लिटरल जोन फ्रॉम लैंड टू सी। इसमें हिंदी वाला भूल जाइए, अंग्रेजी ही याद रखिए। बैक शोर, फॉर शोर, नियर शोर और ऑफ शोर। यदि हम तट से समुद्र की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले बैक शोर मिलेगा, फिर फोर शोर मिलेगा, फिर नियर शोर मिलेगा, फिर ऑफ शोर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से सागर तट से सागर की ओर बढ़ने वाली तटीय विशेषताओं का सही क्रम निम्नवत है। सागर के तट से सागर के अंदर जब जा रहे हैं तो तटीय विशेषताएं क्या हैं, उनका क्रम से सागर तट से सागर के अंदर की तरफ क्या होगा। यहाँ 3 तरह के इस तरह का प्रश्न है, तीनों को मैं दे रहा हूँ और एक फिगर भी आपको मैं दिखाऊंगा, उससे सब क्लियर भी हो जाएगा। इसलिए इसको जरूर से देखिए और समझिए, इसको याद करना पड़ेगा। समझना तो दूर की बात है, इसको याद करना पड़ेगा। बर्म, लो टाइड रेस, लॉन्ग शोर ट्रफ, लॉन्ग शोर बार, ये क्रम से अंग्रेजी में इसको याद रखिए।
कि समुद्र तट से समुद्र के अंदर तक यह क्रम से परिस्थितियां, तटीय विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। अभी फिगर में दिखाता हूं मैं इसको। स्थल से समुद्र की ओर सही क्रम है, ये तीसरा भी प्रश्न बनता है। श्वास, ब्रेकर, ट्रांजिशन और सर्फ, ये क्रम से आप याद कर लीजिए। श्वास पहले रहेगा और सर्फ बाद में रहेगा। एस वाले शुरू में और अंत में रहेंगे। श्वास बड़ा है, छोटा बाद में रहेगा। ब्रेकर, ट्रांजिशन, फिर सर्फ की स्थिति आती है। अब इसको फिगर पे आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए शोर जो होता है इसी को दो पार्ट में बांटा है। बैक शोर, ये बैक शोर है इतना दूर का, ये बैक शोर, और इसको फार शोर कहते हैं। यहाँ तक का लो टाइड शोर लाइन तक इसको फोर शोर, यानी शोर यहाँ तक आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं नियर शोर, उसके बाद ऑफ शोर। तो ये चार आपको दिखा दिया, बैक शोर, फार शोर, नियर शोर और ऑफ शोर। ये तो सीधा सीधा मिल जा रहा है। दूसरी परिस्थिति एक थी बर्म, देखिए यहाँ पे बर्म है। दूसरा जो उसमें दिखाया जा रहा था तो वेव कट बेंच कह लीजिए, या इसी को दूसरा वहाँ पे नाम दिया था। उसके बाद लॉन्ग शोर और लॉन्ग शोर बार, लॉन्ग शोर ट्रफ, लॉन्ग शोर बार यहाँ पे है, बाद में आता है। तो ये आपको दूसरे का मिल गया। तीसरे का फिगर मेरे पास उपलब्ध नहीं था, उसको आप रट लीजिएगा। आगे चलते हैं। दीर्घ ज्वार परास स्प्रिंग टाइडल रेंज क्या होता है? तो उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को ज्वारीय रेंज, टाइडल रेंज कहा जाता है। ज्वार परास या टाइडल रेंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला सूक्ष्म ज्वारी या माइक्रो टाइडल, यह जो होता है 2 मीटर से कम होता है, इसको भी याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। मेसो टाइडल, इसको माइक्रो टाइडल भी हिंदी में भी याद कर सकते हैं, अंग्रेजी वाला ही माइक्रो टाइडल 2 मीटर से कम। मेसो टाइडल 2 से 4 मीटर। उसके बाद से माइक्रो टाइडल जो होता है वह 4 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले ज्वार को माइक्रो टाइडल कहते हैं। ये देख लीजिए एक फिगर है। माइक्रो 4 मीटर से ज़्यादा, मेसो 2 से 4 मीटर और माइक्रो 2 मीटर से कम। इन परिस्थितियों को इस मानचित्र में दिखाया गया, कहाँ कितना ऊंचा ज्वार आता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत आपके हैं 5 थे। ये आपको मैं देखे होंगे कि जियोग्राफिकल थॉट में मेरा पहला ही वीडियो था, और मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि यूट्यूब पे आकर के मैं वीडियो बनाऊं। मेरे पास ये मैटर था और इस वीडियो को मैं डाल दिया था। आप देखेंगे भी इस वीडियो को, मेरा सबसे शुरुआती दौर के ये सब वीडियो हैं, तो मैं बहुत मजाक में डाला था और ऐसे ही डाला था कि जिसको मिलेगा बहुत खुश हो जाएगा ये वीडियो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इसको संजो के रखा था और मैं अपने दोस्तों को भी ये नहीं दिखाता था, क्योंकि आपका जो सहपाठी है आपके विषय में पढ़ रहा है वह भी आपका एक कंपटीटर होता है। तो कुछ तथ्यों को हम लोग छुपा करके रखते हैं, लेकिन जब मेरा हो गया कि अब तैयारी नहीं करना है तो सोचे कि इसको हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। फिर धीरे धीरे देखा मैं, रिस्पांस मिलने लगा और काफ़ी लोगों का मेल आता है, बातचीत होती है, इससे एक दबाव भी बना रहता है। इसी चक्कर में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेट 5 में प्रीवियस ईयर जो भी ज्वार भाटा से क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट जरूर लिखता हूं, लेकिन यह आपको मैं बार बार कहता हूं, इसमें एक भी क्वेश्चन हमारे मन से नहीं होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक से कितने बने हैं, लगभग हमको लगता है 41 क्वेश्चन इससे हैं। उसको आपको 2-3 दिन के अंदर आपको उपलब्ध करा दूंगा। उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। यदि यह वीडियो पसंद आवे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर सूचित कीजिएगा। धन्यवाद।